और कैफियत ये थी कि पलट पलट कर मुझे देखती जा रही थी। आह, इनके निगाहों में कितना हसद है, कैसी रकाबत है, कोई नहीं जान सकता। मैं समझ रही हूँ खुद को कितना खुश नसीब समझती थी कि इसकी कुर्बत हासिल है, लेकिन तकदीर से नावाकिफ थी सबके सब। हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रही और आज मैं इनका मजाक उड़ाने के काबिल हुई हूँ। मेरे नजदीक खड़ी लड़की कह रही थी, अब मैं तुझे कहाँ ले चलूँ ऐ खुदाई कहर। मैंने पूछा, अपने खैमे में, अपने कदमों में। हाँ, मैं तेरी खिदमत करूंगी हर तरह की, कैसी चाहत दूंगी कि जमाने में मिसाल होगी। मैं तेरी लोंडी हूँ, तेरे कदमों की मिट्टी हूँ। दिल चाहे तो अभी अपने खंजर से मेरा दिल चाक कर दे। उफ कर जाऊं तो फरोशा नाम नहीं, तो तेरा नाम फरोशा है, तेरी खादमा का नाम यही है, लेकिन मेरे लिए नाम वही बेहतर होगा जो तू तजवीज़ करेगा। उसने कहा, ये हुस्न और ये सुपुर्दगी मुझे पसंद आई थी। बिलाशुबा ये इन हसीनाओं से कहीं ज्यादा हसीन थी जो रात को मेरी खिदमत में रही थी। चल भाई, अच्छा इनाम है तू। मैंने कहा, घोड़े पर तू सवार हो जा, मैं इसकी रकाब पकड़ कर चलूंगी। उसने कहा, लेकिन मैंने उसे घोड़े पर बिठा दिया और फिर खुद भी सवार हो गया। उसके बाद मैंने घोड़े को एड़ी लगा दी और खैमों के हिसार से बाहर निकल आया। बाहर मेरे खुद्दाम खड़े हुए थे। वही दोनों बूढ़े मेरे नजदीक आ गए और उनमें से एक ने कहा, अगर यह अटीला या आजम की तरफ से बख्शा हुआ इनाम है तो दूसरा शख्स है जिसने यह इनाम पाया। पहला इनाम डेलोस को मिला था जिसने शाह मरान को कत्ल किया था, लेकिन अब मैं इस इनाम का क्या करूंगा। मैंने कहा और बूढ़े के इशारे पर एक जवान ने अपना घोड़ा खाली कर दिया। खुदाई कहर का इनाम एहतराम का मुस्तहिक होता है, हम इसे तेरे खैमे में पहुंचा देते। हाँ, क्या अटीला या आजम आज कुछ करेगा? नहीं, उसने यही कहा है तेरी जानिब से जर्नैलों को यह पैगाम दे दिया जाए। हाँ, मैंने सुकून से जवाब दिया और सिपाही लोगों को लेकर खैमे की तरफ चले गए। एक बूढ़ा उसके जर्नैलों को आज कूच न करने का पैगाम देने चला गया। दूसरा मेरे साथ था, उसका नाम पहलूस था। अब मेरे फराइज में कौन सा काम है पहलूस? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन नायब आजम तू अनोखा तो है। पहलूस से जिस इज्जत के साथ पेश आ रहा है, पहलूस उसका मुस्तहिक नहीं है, इसलिए अपने गुलामों की मानिंद गुफ्तगू कर। क्या यह भी खुदाई कहर का हुक्म है? नहीं, लेकिन हमारी यही हैसियत है। तेरी जो हैसियत भी हो, मैं तुझे अपना बुजुर्ग मानता हूँ और तेरी इज्जत करता हूँ। यूं भी तो मेरा अतालीक है। तेरा शुक्रिया नायब आजम, मैं इस इज्जत से अफजाई को याद रखूंगा। क्या मैं तुझे एक नसीहत करूं? जरूर। औरत को हर वक्त खुद पर तारी न रख, ये बनाए फसाद होती है। मुबादा तुझसे गफलत हो और खुदाई कहर के अताब का शिकार हो जाए। बिल्कुल दुरुस्त कहा तूने, लेकिन ये तो बता, 2 रात को आई थी, एक ये होगी, इन तीनों का मैं क्या करूंगा? अपने खैमे के नजदीक इनके खैमे लगवा दे और जब इनकी जरूरत महसूस करे इन्हें तलब कर कि बगैर तेरी तलब के इन्हें तेरे खैमे में आने की इजाजत न हो। वाह, तू वाकई दाना है। क्या यह मुमकिन है? मैंने खुश होकर पूछा। तेरा गुलाम ये काम अंजाम देगा, पहलूस ने गर्दन झुका कर कहा। फिर मैं वापस खैमे में आ गया, जहां मेरे लिए कुछ और तब्दीलियां कर दी गई थी। मेरे कुछ और लिबास भी आ गए थे, चुनाचे मैंने लिबास बदल लिया। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों से मैंने कह दिया कि किसी को आने की इजाजत न दी जाए, मैं आराम करूंगा। फिर मैं आराम करने लगा, लेकिन मैं अब अपने खैमे में सोच रहा था, सदियों की इल्म दानिश के पैकर बेनाम इंसान, तू बार बार किसी मुसीबत में फंस जाता है। सारे हंगामे तेरी तकदीर क्यों बन जाते हैं? न जाने तूने दुनिया के कौन कौन से खित्तों में क्या क्या किया है। अब यह अठीला जो बहरहाल तेरी हैसियत के आगे चूंटी से भी ज्यादा बेहकीकत है, लेकिन वो तेरा आका है। आका? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या वो मेरा आका है? तब मेरी निगाहों में मुझे मारता हुआ समंदर आ गया। पुरस्कून आसमान का अक्स की मानद जो खामोश बड़े बड़े खून रेज जानवर उसकी सतह पर सर उभारते हैं, इस पर हुक्मरानी करते हैं, इसे अपना महकूम समझते हैं। और वो खामोश है क्योंकि वह अपनी ताकत से वाकिफ है, क्योंकि अपनी कुदरत से वाकिफ है। वो जानता है कि उसकी एक करवट मटाने की सलाहियत रखती है, इसलिए वो देखता रहता है, अपने सीने के इन खिलौनों को खेलने देता है, यहाँ तक कि जब खिलौने कमजोर पड़ जाते हैं तो फिर उसकी गहराइयों में कुचले जाते हैं और वो खिलौनों की दास्तान को खामोशी से खुद में दफन कर लेता है। तो क्या मैं समंदर नहीं हूँ? हाँ, समंदर भी तो इन खिलौनों का मोहताज है। अगर वो इन सबको मिटा दे, अगर वो अपनी ताकत का ऐलान कर दे तो हमेशा के लिए इस खेल से महरूम ना हो जाए, वो तन्हा क्या करेगा? यही कैफियत तो मेरी है। फिर अगर कोई मुझे अपना महकूम समझे तो मैं बुरा क्यों मानूं? बेशक अगर मैं हुक्मरान होने का ऐलान करूं तो सरताबी की मजाल कैसे है, लेकिन काहिर क्या हुक्मरान बनकर मैं इन नित नए खिलौनों से खेल सकता हूं? फिर बदलते हुए मनाजर साकत न हो जाएंगे। मैं क्या करूंगा? लेकिन बस एक दिक्कत थी, बाजुकात मेरा दिल चाहता था कि आम इंसान की हैसियत इख्तियार करूं, ऐसी हैसियत है जिसमें मुझे कोई मकाम हासिल न हो, लेकिन मेरे ऊपर हुकूमत करें।
मुझे हकीर समझे और मैं इस जिंदगी का भी लुत्फ हासिल करूं। लेकिन यह ना होता था। हालात कोई ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेते थे कि मैं नुमाया हो जाता था और फिर वही जिम्मेदारियां। अब ये हजरत ही थे। बिलाशुबा इन्होंने बहुत सी फतुहात हासिल की होंगी, लेकिन अब जो कुछ होगा नए सिरे से और नए पैमाने से होगा और इसके बाद तारीख में अपना नाम छोड़ जाएंगे। लेकिन मजबूरी थी, मुझे समंदर का किरदार तो अदा करना ही होगा, वरना किसी वीराने में कब तक जिंदगी गुजार सकता था। और जिस तरह चांद डूबता है, सूरज उभरता है और ये दोनों अपनी मसरूफियात से कभी नहीं थकते, कभी नहीं उगताते, मुझे भी अपना काम अंजाम देना है। हाँ, मुझे भी इन्हीं के मानिंद शब रोज देखने हैं। फिर मैं क्यों उगता हूँ? और फिर मैं पुरसुकून हो गया। मेरी जिम्मेदारियां चूंकि आज तक के लिए खत्म हो गई थी, चुनाचे मुझे वो बातूनी लड़की याद आई जो बहुत तेज बोलती थी और मुझसे बेपनाह उल्फत का इजहार करती थी। क्यों ना उसे तलब करूं? चुनाचे मैं अपनी जगह से उठा और मैंने पहरेदार को तलब किया और गुलाम फौरन अंदर आए और सर झुकाकर खड़े हो गए। फरोशा को हाजिर करो, मैंने हुक्म दिया और दोनों गर्दन झुकाकर बाहर निकल गए। थोड़ी देर के बाद खूबसूरत लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। आती हस्बे मामूल शुरू हो गई। मैंने आपका नाम मालूम कर लिया है, सालूसे आजम, और मुझे ये भी पता चल गया है कि आप खुदाई कहर के नायब हैं। और मैं क्या बताऊं कि मैं कितनी खुश नसीब हूं। अगर आप इसे शहनशाह अटीला की अजमत ना समझे तो दिल की बात कहूं। कहो। पहले आप वादा करें कि अगर नाराज भी हो गए तो मुझे जान की अमान मिलेगी। वादा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर मैं दिल की बात बताऊं। मेरे दिल की बात यह है कि अटीला एक शौहर की हैसियत से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शौहर की हैसियत से? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, मेरी मुराद है कि अगर वो मेरा शौहर बन जाता तो यकीन करो वो मेरा शौहर तो जरूर बन जाता, लेकिन दिल से मैं उसे पसंद न करती। बस वो मेरे दिल को नहीं भाता। ओह, तो क्या वो तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता था? जाहिर है, वरना फिर मुझे क्यों रखा जाता जहां इंतजार करने वाली रहती है। इंतजार करने वाली? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, इंतजार करने वालियां कई ऐसी हैं जो उस बात का इंतजार कर रही हैं कि किस वक्त अटीला इनसे शादी कर लेगा। ओह, तो तुम शादी की फहरिस्त में थी? हाँ, तो और क्या, लड़की ने जवाब दिया। खूब, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनसे अभी उसने शादी नहीं की? काफी हैं, मुझे उनकी सही तादाद नहीं मालूम। ओह, वो सबके साथ इंसाफ करता है? अब ये मुझे क्या मालूम, लड़की ने जवाब दिया। अच्छा, क्या जो उसकी बीवी नहीं है वो भी उसकी खलवत में जाती है? कभी नहीं, ये अटीला का असूल है। जिससे वो शादी नहीं करता उसे अपनी खलवत में कभी तलब नहीं करता। हाँ, वो लड़कियां जो उसकी पसंद होती हैं वो अलग उसी जगह रहती हैं जहां उसकी बीवियां रहती हैं, लेकिन अटीला उस वक्त तक उन्हें नहीं छूता जब तक उनसे शादी न कर ले, और शादियों का मौसम भी शुरू नहीं हुआ। ओह, तो शादियां किसी खास मौसम में होती हैं? ये बात भी नहीं, बस शादियों का मौसम वो होता है जब वो अपनी मुहिम्मात से फारिग हो चुका होता है। अब वो अस्पाकिया को तबाह कर चुका है, इसलिए अब वो फारिग है। मेरा ख्याल है यहाँ से कूच के बाद शादियां कर लेगा, लड़की ने पुरख्याल अंदाज में कहा। उसकी गुफ्तगू करने के अंदाज में बेसाख्तगी थी और मुझे उसकी बेसाख्तगी पसंद आई थी। तब मैंने उसे पूछा, तो तू अटीला से शादी नहीं करती? ये बात मैं नहीं कर रही, क्योंकि जाहिर है उसने मुझे माले गनीमत की हैसियत से हासिल किया था, मुझे लूट कर लाया गया था। अब वो मेरे साथ जो भी सलूक करता, लेकिन दिल से मैं उसे पसंद नहीं करती थी, जैसा कि मैं तुझे पसंद करती हूँ। तो तू मुझे पसंद करने लगी है, बहुत ज्यादा, बेपनाह। और ख़ास तौर से जब मैंने तुझे पहली बार देखा, तू अटीला के सामने जिस तरह गुफ्तगू कर रहा था, ऐसे उसके सामने कभी किसी ने गुफ्तगू नहीं की। हम सब तो हैरान रह गए थे। हमारा ख्याल था कि अटीला अपनी बारीक सी तलवार उठाएगा और तेरी गर्दन तेरे शानों से जुदा कर देगा, लेकिन वो तेरी बातों पर हंसता रहा। जिस वक्त तू उससे गुफ्तगू कर रहा था, तो यकीन कर मेरे अलावा सारी लड़कियां सब तेरी तरफ अजीब सी निगाहों से देख रही थी। और न सिर्फ वो, बल्कि अटीला की बीवियां भी। मुझे यकीन है कि बहुत सारी औरतें तुझ पर मर मिटी होंगी, लेकिन तू मेरी किस्मत में आया है। ओह, तो तूने ये बात कैसे अखज़ कर ली कि मैं तुझे पसंद करने लगा हूं? मैंने कहा। क्या मतलब? उसका चेहरा एकदम धुआं हो गया। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? कोई ख़ास तो नहीं? हरगिज़ नहीं, मैं नहीं मानती। मेरी साथी लड़कियां कहती हैं कि मैं इन सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। मुमकिन है वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाती हूँ। तो क्या ये हकीकत है? क्या? उसने चारों तरफ देखा कि इस खैमे में आईना नहीं है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम आईना क्या करोगी? मैं देखूंगी कि क्या वाकई मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूं कि तुम मुझे पसंद कर ले। लड़की की बात पर मुझे हंसी आ गई। फिर मैंने उसका बाजू पकड़कर खुद से करीब कर लिया। खैर चल, मैं ये बात मान लेता हूँ कि तू बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन क्या तू मेरे साथ शादी करना चाहती है? मैं नहीं कहती, मैं तो तेरी गुलाम हूँ। हाँ, तेरी खिदमत करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं दिल से तेरी खिदमत करना चाहती हूँ, लड़की ने जवाब दिया। और इस जवाब में बड़ी सादगी और मासूमियत थी। मुझे उसका अंदाज बेहद पसंद आया। लड़की, मैं शादी नहीं करता, लेकिन बहरहाल तू मुझे अच्छी लगी है। अच्छी लगी हूँ? पहले क्यों झूठ बोल रहे थे? उसने नाज से मुस्कुराकर कहा और मैंने उसे खुद से बिल्कुल करीब कर लिया। उसकी बातों से महजूज होता रहा। दोपहर को मेरे लिए खाना आया जो शयान शान था।
यानी 2 भुने हुए छोटे बकरे, फल, पनीर और दूसरी चीजें। लड़की एकदम मुस्तैद हो गई। उसने मेरे खाने का एहतमाम किया और फिर खाना मेरे सामने रख कर खड़ी होगी। क्या तुम नहीं खाओगी? तुम खा लो, इसके बाद हम खाएंगे। क्यों? हम तो तुम्हारे गुलाम हैं। खैमों के बाहर, खैमों के अंदर तुम मेरी महबूबा हो। तुम्हारी महबूबा? वो खुश होगी। हाँ, ये हमारे लिए बहुत एहसास है। क्या हम ये बात दूसरों से भी कह सकते हैं? दूसरों से तुम्हारी क्या मुराद है? अपनी साथियों से, उनसे जो तुम्हें प्यार भरी नजरों से देख रही थी, जो हमसे हसद करने लगी होंगी। उसने दिलचस्पी से मुस्कुराते हुए कहा। तेरी मर्जी है, मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हम तेरी मर्जी के खिलाफ एक काम भी नहीं करना चाहते। हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जो दिल चाहे कर सकती हो। फिलहाल आकर खाना खा लो। उसके चेहरे से मुसर्रतें फूटती रहीं और वो मेरे साथ खाना खाती रही। लड़की की मासूमियत और अल्लड़पन मुझे बहुत पसंद आया था। सबसे अच्छी बात कि वो किसी गलतफहमी का शिकार नहीं थी और एक खादमा की हैसियत देती थी खुद को, अपने आप को, और नखरे नहीं करती थी। फिर रात हो गई। पूरे दिन और कोई खास बात नहीं हुई सिवाय इसके कि लड़की मुझसे बकवास करती रही और मैं उससे महजूज होता रहा। रात को भी वो मेरे साथ थी, लेकिन सोने से कबल मैंने फैलूस को तलब किया। ये सब मेरे खिदमतगार थे और सिर्फ मेरी चाकरी में रहते थे, इसलिए फैलूस से फौरन पहुंच गया। नायब आजम, उसने गर्दन झुकाते हुए कहा। रात को कुछ आदाब होते हैं? मैंने पूछा। कुछ नहीं होते, उसने जवाब दिया। कल के मसरूफियात हस्बे मामूल होंगी। हाँ, अगर खुदाई कहर कोई फौरी हुक्म न दे। रात को खैमे से बाहर निकलने में कोई कुबाहत तो नहीं होती? हरगिज़ नहीं। तेरी हैसियत बुलंद है। हाँ, दूसरे लोगों को पाबंदियां करना होती हैं, बूढ़े ने जवाब दिया। बस ठीक है, तुम जाओ, मैंने बूढ़े से कहा और वो गर्दन झुकाकर बाहर निकल गया। फरोशा खामोशी से बैठी पलके झपका रही थी। अब तू क्या सोच रही है फरोशा? तेरा और अटीला का मवाजना कर रही हूँ। क्या मतलब? तेरा चेहरा कितना नरम है, जबकि अटीला को उसकी औरतों ने कभी मुस्कुराते न देखा होगा। वो हमेशा कहर बना रहता है। मेरा ख्याल है फरोशा, तू हर वक्त मेरा और अटीला का मवाजना ना किया कर। क्यों? अगर ये बात किसी तरह अटीला के कानों तक पहुंच गई तो मेरे लिए भी मुसीबत बन जाएगी और तेरे लिए भी। और अचानक उसका चेहरा उतर गया। उसने खौफ से गर्दन हिलाते हुए कहा, यह तो ठीक है, लेकिन उसे ये बातें कौन बताएगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान हुई हैं? कोई नहीं बताएगा, लेकिन कोई सुन सकता है। ठीक है, मैं आइंदा इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। अगर ऐसी कोई बात मेरे ज़हन में आई भी तो मैं खामोश रहूंगी, सिर्फ अटीला के बारे में। हाँ, दूसरी बातें तो मैं कर सकती हूँ ना? जरूर, तेरी बातें मुझे अच्छी लगती हैं, मैंने कहा और वो मेरे कदमों के नजदीक आ बैठी। मैं बार बार सोचने लगी हूँ कि क्या मैं दर हकीकत तेरी कनीज बन गई हूँ? तो कितना नरम मिजाज और खूबसूरत है। अगर मैं अटीला। वो एकदम खामोश होगी और खौफजदा अंदाज में खैमे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैंने भी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और फिर मैंने ताज्जुब से कहा, क्या हुआ? मुझसे फिर गलती होने जा रही थी। उसने बददस्तूर खौफजदा लहजे में कहा और मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने उसे बाजुओं की गिरफ्त में ले लिया। मेरे कुर्ब से उसकी आंखों में कुमार झलकने लगता था और उन्हें ढाल सी हो जाती थी। तब मैंने उसे आवाज दी, फरोशा। जी? वो मेरे सीने से सर उठाकर बोली, तुम्हारी जिंदगी में कोई नौजवान नहीं आया? मेरा मतलब है उस वक्त जब तुम आज़ाद थी और अपने कबीले में थी। नहीं, उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी। अटीला की फौजों में से कोई नहीं, इसलिए कि खुदाई कहर ने मुझे अपनी बीवी बनाने के लिए पसंद कर लिया था। और फिर किसकी मजाल थी कि मुझे उस निगाह से देखता जो लड़की उसके मंजूर नजर होती है। अगर वो कोशिश भी करे तो कोई नौजवान उसकी जानिब माल नहीं होता, खौफ की वजह से। हाँ, ऐसा कभी हुआ है? सिर्फ एक बार, उसने जवाब दिया। क्या हुआ था? मैंने दिलचस्पी से पूछा। खुदाई कहर की मलका चोरिया बजाते खुद एक नौजवान अफसर कलाऊ पर आशिक हो गई थी। कलाऊ पहले तो उससे बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कहां तक। शोरिया ने उसे काबू में कर लिया और फिर एक दिन खुदाई कहर ने उन्हें मिलते देख लिया। तब उसने पहले कलाऊ और फिर शोरिया को अपनी खलवत में बुला लिया और उनसे कहा कि वो जज्बात की तस्कीन हासिल कर गए। दोनों खौफ से थर थर कांप रहे थे। खुदाई कहर ने चाबिक उठा लिया और इन्हें हुक्म दिया, जो कुछ वो कह रहा है किया जाए। मजबूरन दोनों तैयार हो गए और खुदाई कहर उन्हें देखता रहा। फिर उसने इन दोनों को शराब से नहला दिया और फिर इनके गिर्द लकड़ियां जमा करके दोनों को जिंदा जलवा दिया। खूब, मैंने दिलचस्पी से कहा। इसके बाद कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ? इसका मतलब है कि तुम जज्बात के रमूज से अच्छी तरह वाकिफ हो। क्यों नहीं, फरोशा ने जवाब दिया। लेकिन किस तरह? मैं खुदाई खैर के हरम में रहती थी और वो अपने हरम में तनहा मर्द होता है। वो इतनी शराब पीता है कि कोई दूसरा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो अपने अफाल को दूसरी औरतों से पोशीदा रखता है। खूब, खा वो उसकी बीवी हो या ना हो। हाँ, बल्कि जब वो नई शादी करता है तो पहली रात उसकी तमाम बीवियां उसके गिर्द होती हैं। वाह, दिलचस्प आदमी है। अच्छा, क्या उसकी बीवियों में रकाबत नहीं चलती? क्यों नहीं, दिलचस्प वाकयात देखने में आते हैं। मसलन, मैंने पूछा, यह जरूरी नहीं होता कि अटीला किसी एक रात सिर्फ एक औरत को तलब करे। चूंकि तमाम औरतें उसके मुंतजिर होती हैं, इसलिए वो जिस पर नजरे करम करता है वो उस रात को उसकी पसंदीदा औरत होती है।
लेकिन बाज़ औक़ात दूसरी औरतों को इस पर रश्क भी हो जाता है, और ये रश्क व हसद इस कदर बढ़ जाता है कि इनके दरमियान लड़ाई भी हो जाती है। और ऐसे वक्त में अठीला का क्या रवैया होता है, वो इनकी जंग में दिलचस्पी लेता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो इन्हें हथियार भी फराहम कर देता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि इनमें से लड़ते लड़ते एक दो मर भी गई। रात खासी हो गई थी, चुनाचे मैंने उसे अपने करीब कर लिया और यूं वो मेरे जिस्म में समाती चली गई। रात के पहले पहर तक हम दोनों एक दूसरे में मशगूल रहे। फिर दफातन मेरे ज़हन में ख्याल आया, क्या ख्याल है फरोशा, बाहर चलोगी? मैं तो तेरी गुलाम हूं, मुझसे क्या पूछ रहा है? तो फिर आओ, मैंने कहा, और फरोशा ने जल्दी से अपना लिबास दुरुस्त कर लिया। हम दोनों खैमे से बाहर निकल आए। फरोशा बहुत खुश थी, चार रात का खुमार उसके ज़हन में था। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तवील फासला काफी देर में तय हुआ। हालांकि मैं उसे जल्द तय कर सकता था, लेकिन फरोशा की चाल दुरुस्त न थी। और फिर हम एक पहाड़ी कले के नजदीक पहुंच गए। अभी हम वहां रुके ही थे कि हमें बेशुमार कैकों की आवाजें सुनाई दी और हम रुक गए। और शायद अटीला भी यहीं कहीं मौजूद है, फरोशा ने खौफजदा लहजा में कहा। अच्छा, किस तरफ? मैंने इधर उधर देखा और मुझे पहाड़ी के एक हिस्से में कुछ मखसूस किस्म की रोशनियां नजर आई। यकीनन वो लोग पीछे मौजूद थे। वापस चलो सालूस, यहाँ आना खतरनाक है, फरोशा ने खौफजदा लहजा में कहा। क्यों? अटीला ने अगर हमें देख लिया तो अच्छा ना होगा, क्योंकि वो अपनी खलवत में किसी को देखना पसंद नहीं करता। छुप कर देखेंगे, देखना यह है कि वो क्या कर रहा है। नहीं, क्यों? और सालूस, कहीं किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाए। नहीं होंगे, मैंने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, और हम बुलंदी पर चढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद हम किनारे तक पहुंच गए। ज्यादा ऊंचा टीला नहीं था, इसके दूसरी जानब बखूबी देखा जा सकता था। चुनाचे हम ऊंधे लेट गए और बाहर का मंजर वाकई हैरत अंगेज था। मैं दिलचस्पी से अटीला की अजीबो गरीब हरकत देखने लगा। मछलें रोशन थीं, औरतों का झमघट था और उनके दरमियान अटीला शराब पी रहा था। चंद लड़कियां रक्स कर रही थीं। हल्के हल्के साजों की आटें थीं जो उससे पहले हमने नहीं सुनी थी। अटीला पीता रहा और मैं ताज्जुब से उसे देखता रहा। वो पीता रहा और उसके बाद कुछ ऐसे मनाजर शुरू हो गए जिसने फरोशा के जज्बात को भड़का दिया, और मैं हैरत से अटीला को देखता रहा। बिलाशुबा ये शख्स खौफनाक कुव्वतों का मालिक था। फरोशा जज्बात में डूब गई और मैं अटीला को देखता रहा, और रात गए ये हंगामा जारी रहा। फरोशा जज्बात से जागी तो हमने वापसी का सफर तय किया और अपने खैमों में वापस आए। फरोशा ने खैमे में आकर सुकून की सांस ली। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बड़ी खौफनाक रात थी सालूस। क्यों? अटीला की खलवतों में कोई भी नहीं जा सकता, और ना ही इस बात को वो पसंद करता है। ठीक है, आइंदा ख्याल रखेंगे, मैंने कहा और सर्द लहजे में उसे बोला। तुम अपने खैमे में वापस जाओ। जाऊं? उसने अजीब से लहजे में कहा। हाँ, मैं सोना चाहता हूं, मैंने बिल्कुल सर्द और बेजान लहजे में कहा, और वो एकदम मुस्तैद हो गई। ठीक है, मैं जा रही हूं, उसने कहा और तेजी से बाहर निकल गई। हालांकि ये सर्द लहजा मेरे लिए पसंदीदा नहीं था, खासी खुद गर्जी थी इस लहजे में, लेकिन मेरे दोस्त पहलूस ने मुझे जो कुछ बताया था इस पर अमल करना जरूरी था। मुझे किसी भी लड़की को जहन पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा वास्ता अटीला से था। इसके चले जाने के बाद मैं इत्मीनान से अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। नींद जिस किस्म की मुझे आती है वो प्रोफेसर मैं तुम्हें बता चुका हूं, चुनाचे मैं बेखबर सो गया। जागा तो पहलूस और दूसरा बूढ़ा जिसका नाम औकाज था मेरे खैमे के दरवाजे पर मौजूद थे। मेरी आहट सुनकर वो अंदर आ गए और सीनों पर हाथ रखकर झुक गए। सालूसी आजम, उन्होंने झुक कर कहा। और क्या सूरज बुलंदी तक पहुंच गया? हाँ सालूसी आजम। तो फिर तुम लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं? हमने तेरी नींद में खलल नामुनासिब समझा। आइंदा अगर मैं देर तक सोऊंगा तो तुम मुझे जगा सकते हो। बहुत बेहतर, तेरा हुक्म मिल गया है, आइंदा हम ऐसा ही करेंगे, पहलूस ने जवाब दिया। और फिर मैं जल्दी जल्दी तैयारियां करने लगा। मेरे इशारे पर इन दोनों लड़कियों को अंदर भेज दिया गया था जिनका नाम अशिया और तफ्ता था। इन दोनों के मुंह फूले हुए थे जिसे मैंने साफ महसूस कर लिया। इन्होंने मुझसे मुस्कुराकर कोई बात न की। गालबन वो रात को खुद को तलब न करने पर नाराज थी। मैंने उन्हें खुद को तैयार करने के लिए कहा और वह हमतन इसमें मसरूफ हो गई। थोड़ी देर के बाद अपने अपने कद आवर घोड़ों पर सवार होकर अटीला के हम पास पहुंच गए। अटीला आज मुनासिब हुलिये में नजर आ रहा था। उसकी औरतें खैमों में थीं और वह चमड़े के एक मोड़े पर बैठा था। वहां कोई दूसरा मोड़ा मौजूद नहीं था। मैं उसके नजदीक जाकर सीने पर हाथ रखकर झुका और सीधा खड़ा हो गया। तूने हमें सोचने के लिए बहुत कुछ दिया है सालूस, अटीला ने कहा। मैं समझ नहीं सका, मैंने भारी लहजा में कहा। पैदा होने के बाद हमने जब होश संभाला तो दुनिया को और इसमें रहने वालों को हमेशा खुद से कमतर हीच समझा। हमें कभी जरूरत नहीं पेश आई कि हम किसी के बारे में कुछ सोचें, लेकिन तूने हमें अपने बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। फातिह आजम मेरे बारे में क्या सोचता है? मैंने पूछा। तू बहादुर और ताकतवर है। अटीला का शुक्रिया, लेकिन हम तेरी ज़हनी कुव्वत और जंगी सलाहियत से बेखबर हैं। फातिह आजम वाकिफ हो जाएगा, लेकिन अगर कभी तेरे जहन में हुक्मरानी और क़यादत दर आई तो हमें यकीन है कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। खुदाई कहर ये गलत फहमी जहन से निकाल दे। वह कौन है जो इक़्तिदार नहीं चाहता? अटीला ने कहा। मैं हूं, मैंने जवाब दिया। क्यों? तेरे दिल में इक़्तिदार की ख्वाहिश क्यों सर नहीं उभारती?
इसलिए कि मैंने बहुत से सूरज चढ़ते उतरते देखे हैं। हुक्मरानी बहुत सी अहम जिम्मेदारियां कंधों पर डाल देती है और फिर फितरतन मैं आवारा गर्द हूं। तेरे साथ रहकर मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो तेरा एमा है। तना अपने ज़हन में कोई बार नहीं डालता। अटीला पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। चूंकि तू बहादुर है इसलिए मुझे तेरी बात का यकीन है, लेकिन इसके बावजूद मैं एक दिन तेरा एक इम्तिहान जरूर लूंगा। वो इम्तिहान जो तुझे मेरी और मुझे तेरी अहमियत बता देगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन इसके लिए तैयार हूं। तेरा नाम सालूस है? हाँ, आज सूरज ढले हम कूच करेंगे। अस्बाकिया जलकर राख हो चुका है और हमें अब शाही का मिजाज दुरुस्त करना है। शाही का कौन है? मैंने पूछा। त्राबीना का हुक्मरान, सरकश और मगरूर। ठंडे सफेद ममालिक में वो खुद को बुलंद बरतर कहता है, लेकिन हम यूरोप के थोडेसिस तक पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं। मैं तेरे साथ हूं, मैंने जवाब दिया। बस तो आज के लिए लश्कर को कोच का हुक्म दे। अस्पाकिया के धुएं से अब हम बेजार हो चुके हैं। अटीला उठ खड़ा हुआ। जो हुक्म, मैंने कहा, और मैं फिर उसके लोगों के अंदाज में सीने पर हाथ रखकर झुका और वहां से वापस चल पड़ा। एक बात बताओ मौजूदा सालूस। अचानक प्रोफेसर खावर ने दास्तान का तिलिस्म तोड़ दिया और वो चौंक कर खावर को देखने लगा। फिर एक तवील सांस लेकर बोला, प्रोफेसर पूछो। वैसे इस वक्त मैं अपनी कहानी के तिलिस्म में खुद खो गया था और यह हकीकत है कि इस रुमान परवर माहौल से मैं भी बहुत मुतासिर था। सदियों पहले की वो पुरलुत्फ फिजा इस वक्त मेरे ऊपर तारी थी और उससे वापसी। खैर तुम पूछो, क्या पूछ रहे थे? माफी चाहता हूँ, बिला शक तारीख के एक अहम किरदार अटीला के बारे में इस मालूमात से मुझे दिलचस्पी है, लेकिन तेरे चंद अल्फाज से एक ख्याल मेरे ज़हन में उभर आया और मैं सवाल से बाज न रह सका। कोई बात नहीं प्रोफेसर, पूछो। तू अटीला के सामने उसके गुलामों की हैसियत से झुका था। हाँ, क्या यह बात तेरी फितरत के खिलाफ नहीं थी? क्यों? मैं अभी थोड़ी देर कबल अपनी एक सोच के बारे में बता चुका हूं। मैंने समंदर की मिसाल सामने रखी थी जिसके सीने पर छोटी छोटी किश्तियां भी खुद को सरकश और नाकाबिले तस्खीर समझती हैं और इनका ख्याल होता है कि वो समंदर पर हुक्मरानी कर रही हैं। ओह हाँ, तुमने कहा था।